क्या आपको पता है कि हमारे 56 इंच चौड़े सीने वाले नरेंद्र मोदी के होते हुए भी चीनी सेना इंडिया की टेरिटरी में घुस आई थी, वो भी पैदल सैनिकों और टैंक के सहित, और हमारी सरकार और हमारी सेना के पास कोई जवाब नहीं था। दरअसल ये एक बहुत बड़ी कहानी है। हुआ क्या था कि राहुल गांधी संसद के अंदर एक बुक फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को कोट करते हुए कुछ कहना चाह रहे थे संसद में, लेकिन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और हमारी गवर्नमेंट के लोग उसको रोक देते हैं। कहते हैं कि भाई ये बुक अभी तक पब्लिक ही नहीं हुई है, पब्लिश नहीं हुई है, इसलिए तुम इसमें से कुछ भी नहीं बोल सकते। And the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No sir, no sir, no sir. No, only started. No, he is not yielding. He is not yielding. Sir, this is not. He is not yielding. LOP is not yielding. He is on the foot. Defense minister cannot involve. How about it? No. This is 100% authentic. 100% authentic. के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं लीडर अपोजिशन से, जिस Sir, Rajnath Singh is getting exercise because his name is going to be spoken just now. प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है, केवल मैं एक प्रश्न का जवाब इनसे चाहता हूं। और उस बुक को लिखा था MM नरवणे, जो कि हमारे पूर्व सेना प्रमुख थे। तो जाहिर है कि उसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो काफ़ी बड़ी चीज़ें होंगी। तो वहाँ पर तो राहुल गांधी को उन्होंने नहीं बोलने दिया, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर राहुल गांधी कहना क्या चाह रहे थे और आखिर उस किताब में ऐसा क्या लिखा हुआ था जिसको पढ़ने से राहुल गांधी को रोका गया, और शायद हमारी गवर्नमेंट या हमारे जो नेता हैं वो उस चीज़ से डर भी रहे थे। तो मैं आपको बताता हूँ कि आखिर उसके अंदर था क्या। आपको वर्ड टू वर्ड सारी चीज़ें वैसी की वैसी बताऊँगा। 31 अगस्त 2020 को शाम 8:15 बजे भारतीय सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी को एक फ़ोन कॉल आता है। सामने से जो जानकारी मिली वो बेहद चिंतित करने वाली थी। 4 चीनी टैंक पैदल सैनिकों के साथ पूर्वी लद्दाख में रेचिन ला की ओर चढ़ना शुरू कर चुके थे। जोशी ने इस गतिविधि की सूचना सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को दी, जिन्होंने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझ लिया। ये टैंक कैलाश रेंज पर भारतीय मोर्चों से कुछ 100 मीटर की दूरी पर थे। भारतीय सैनिकों ने एक चेतावनी के तौर पर आसमान में ऐसे गोले दागे जो सिर्फ लाइट करते थे, यानी कि सिर्फ रोशनी करते थे, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं हुआ और चीनी सेना के जो सैनिक थे वो इसी प्रकार इंडियन टेरिटरी में आगे बढ़ते रहे। अब इसके बाद जो नरवणे थे उन्होंने भारत के राजनीतिक और सैन्य लीडरशिप के प्रमुख लोगों को लगातार फोन करना शुरू कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत और विदेश मंत्री एस जयशंकर। नरवणे आगे लिखते हैं कि मैंने हर एक से यही सवाल पूछा, मेरे लिए क्या आदेश है। स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी और स्पष्टता की जरूरत थी। एक मौजूदा प्रोटोकॉल था। नरवणे को स्पष्ट आदेश थे कि शीर्ष स्तर से अनुमति मिलने तक गोली नहीं चलाई जाएगी। ऊपर से कोई साफ आदेश नहीं दिया गया। समय बीतता गया, यानी नरवणे को साफ आदेश था कि जब तक ऊपर से कोई आदेश ना आए तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, भले ही वो चीनी सैनिक इंडियन टेरिटरी में कितना ही अंदर घुसाए। अब शायद कोई कमजोर देश भी होता ना तो वो भी ऐसी हरकत नहीं करता, वो भी उसका जवाब देने की कोशिश करता कि भाई लगातार वो अंदर घुसते आ रहे हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा, वरना हो सकता है कि वो और भी ज्यादा स्थिति को बिगाड़ दे। अब आगे की बात, रात 9:10 पर जोशी ने नरवणे को फिर से फोन किया। चीनी टैंक अब 1 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर थे। लगभग 1 किलोमीटर का फासला रहा था दोनों के बीच, यानी अब चीनी सैनिकों के और भारतीय सैनिकों के बीच में करीब 1 किलोमीटर का ही डिस्टेंस था, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं था, यानी कि लगातार अब वो भारतीय सेना की तरफ बढ़ रहे थे। इसके बाद 9:25 पर नरवणे ने राजनाथ को फिर से कॉल किया और कहा कि मुझे स्पष्ट दिशा निर्देश चाहिए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसी बीच चीनी सेना कमांडर मेजर जनरल ली लिन का एक संदेश आया। कहा गया कि सुबह मीटिंग करेंगे, लेकिन इसके बावजूद चीन की सेना बिना रुके आगे बढ़ रही थी। नरवणे याद करते हैं कि भाई जोशी ने कहा था इन्हें रोकने का एकमात्र तरीका हमारी मीडियम आर्टिलरी से फायर करना है, जो कि तैयार खड़ी हुई थी। यानी कि जो जोशी थे वो कह रहे थे कि भाई इन्हें एक ही तरीके से रोका जा सकता है, जो कि हमारी मीडियम आर्टिलरी है, उससे फायर करके इनको डराया जा सकता है, जो कि तैयार भी खड़ी थी। लेकिन इंतजार किसका था? इंतजार था ऊपर से आदेश आने का। अब आगे जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ करके बताता हूँ कि भाई पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा पर आर्टिलरी द्वंद्व आम बात थी, जहां डिविजनल और कोर कमांडरों को सैकड़ों राउंड रोजाना बिना ऊपरी स्तर से पूछे चलाने का अधिकार होता था। यानी कि पाकिस्तान की सेना होती ना तो हम बिना किसी से पूछे कितनी आर्टिलरी फायर कर देते, उनके ऊपर हमला कर देते। लेकिन
ये चीन का मामला था। चीन के साथ आर्टिलरी द्वंद्व बहुत बड़ी चीज में बदल सकता था। नरवणे लिखते हैं, मेरी स्थिति बेहद नाजुक थी। वे एक तरफ कमान के बीच फंसे थे जो सभी संभव साधनों से गोली चलाना चाहती थी, और दूसरी तरफ मोदी सरकार के लोग जो अभी तक मुझे स्पष्ट कार्यकारी आदेश नहीं दे पा रहे थे। उसी समय पर आर्मी मुख्यालय के अंदर में मीटिंग्स हो रही थी। अब इसके बाद में वो वापस से राजनाथ सिंह को कॉल करते हैं, जिन्होंने वापस कॉल करने का वादा किया। समय खिंचता गया, हर मिनट चीनी टैंक और करीब आ रहे थे। राजनाथ ने 10:30 बजे वापस फ़ोन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी। मोदी के निर्देश सिर्फ एक वाक्य में थे, जो उचित समझो वो करो। मतलब ये अब पूरी तरीके से एक सैन्य फैसला होना था। मोदी से सलाह ली गई थी, उन्हें पूरी जानकारी भी दी गई थी, लेकिन उन्होंने खुद फैसला लेने से इनकार कर दिया। नरवणे याद करते हैं, मुझे एक गर्म आलू थमा दिया गया था। इस पूर्ण छूट के साथ अब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। ये थी वो सारी कहानी जो कि राहुल गांधी कोर्ट करना चाहते थे संसद के अंदर, लेकिन उनको रोक दिया गया। अब मैं आपको इसका पूरा सार समझाता हूँ। आखिर राहुल गांधी कहना क्या चाह रहे थे? राहुल गांधी ये दिखाना चाह रहे थे कि भाई हमारी जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी या राजनाथ सिंह हैं, उनके अंदर डिसीजन लेने का पावर है नहीं। मतलब सोचो, कोई एक देश जिसकी सेना हमारी टेरिटरी के अंदर घुस आई है और लगातार वो करीब आती जा रही है, उनको 2 से 2.5 घंटे दिए गए, लेकिन उसके बीच भी वो निर्णय नहीं ले पाए। और आखिर में नरवणे जो कि सेना प्रमुख थे, उन्हीं से कहा गया कि भाई तुम जो उचित समझो वो करो। यानी कि ये चीज़ अगर वो पहले भी कह सकते थे उससे शुरुआत में कि भाई तुम जो उचित समझो वो करो, तुम्हारे ऊपर है, लेकिन कब कहा कि अब बिल्कुल समय बचा ही नहीं है, और उस वक्त पर उनसे कहा गया कि जो तुम उचित समझो वो करो। यानी कि अब अगर गलती भी होती है तो सारी जिम्मेदारी नरवणे के ऊपर आएगी, और अगर अच्छा काम हो जाता है तो फिर वाहवाही नरेंद्र मोदी की होगी कि भाई उन्होंने खुली छूट दे दी थी सेना को कि जैसा तुम चाहो वैसा करो, तुम्हारे ऊपर है सारी चीज़ें। तो इस तरीके से नरवणे एक दुविधा में फंस चुके थे, और इसी चीज़ को लेकर के पार्लियामेंट में पूरा विवाद चल रहा था। कहा गया था कि भाई तुम इस बुक से कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि ये अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, और पब्लिश क्यों नहीं हुई है इसके पीछे जो कारण है वो भी ये है कि कोई भी सेना का अधिकारी या जवान कोई बुक लिखता है तो उसको पहले रक्षा मंत्रालय से अप्रूव किया जाता है। उन्होंने अगर अप्रूव कर दिया तो बुक पब्लिश हो सकती है, अगर नहीं किया तो नहीं होगी। यानी उन्हें अगर ऐसा लगता है कि भाई इस बुक के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं पब्लिश होनी चाहिए तो मना भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से 2 साल से ये बुक अटकी हुई है। नरवणे भी यही कहते हैं कि भाई मुझे भी नहीं पता क्यों अटकी हुई है, मैं भी इसका इंतज़ार ही कर रहा हूँ। और फिलहाल इस सारी चीज़ को लेकर के बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, और शायद आपने सुन भी लिया होगा कि 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, राहुल गांधी संसद के बाहर भी इसको लेकर के हवा में किताब को लहराते हुए कहते हैं मैं इस बुक को नरेंद्र मोदी को ले जा करके दूंगा और मोदी इसे पढ़ें और उसके बाद में चीज़ों को समझें।